462 नंबर है। एक स्टूडेंट कल रात को मैसेज किया, अनाज खाए वाला आदमी को या गांव के आदमी को ये जो जौ लेम होता है चौला होता है, गन्ना बेच के जूता लेम हम बैसाख में, चाहे देवू 1 लाख में, मुंह ऐसा रहेगा और ऐसा पतला मुंह रहेगा। तब कहिए कि हम अपन बाप के खाते हैं, आपका क्या। तब पर भी उन्होंने जब कहा था कि छिपा घर भर छिपा थाली बनना चाहिए, गमला में भी लगा था, गेहूं लगा था। हेलो स्टूडेंट, यह वीडियो बिहार बोर्ड के क्लास 10 के जियोग्राफी के चैप्टर 2 कृषि से संबंधित है। इस वीडियो को हम शुरू करें या इस पढ़ाई को, इस चैप्टर को हम इस वीडियो में समाप्त करें, उससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। और बात क्या बताना चाहता हूं, आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैंने 2 महीना पहले लगभग 2 मई को चैनल शुरू किया था। और आप लोगों के सहयोग से और सपोर्ट से मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि हमारा यह चैनल 300 परिवार का होने वाला है, यानी 300 लोग सब्सक्राइब कर चुकने वाले हैं या लगभग हो ही गया है। सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा सपोर्ट किया और 15-16 हजार व्यू चले गए हैं पूरा वीडियो पर मिला करके, तो बहुत अच्छा हमको लग रहा है। और दूसरा पक्ष यह है कि इस वीडियो को जब मैंने बनाना शुरू किया था तो ना तो मेरे पास फोन था और ना तो बहुत बढ़िया व्यवस्था था, लेकिन फोन आदि लिए, फिर ये सारी चीज व्यवस्था हुआ, तब जाकर के वीडियो में अच्छा तरीके से शूट कर पा रहा हूँ। इसमें तो बढ़िया फोन लेने में 25,000 चला गया, अब 20-25 रुपए से खर्चा हो गया है हमको। बहुत सारा उसमें अभ्यास प्रैक्टिस चाहिए होता था। और मैं वीडियो जो बनाना चाहता था वह शुरू में जब 4 साल 5 साल पहले मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया था, उससे पहले ही मैं वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन उस समय एक्सपीरियंस के अभाव में मैं कैमरे के सामने बोल नहीं पाता था, कैमरा पर ताक नहीं पाता था, है ना, अभ्यास नहीं था। और जब मैंने पढ़ाने लगा है तो अब जाकर के मुझे वीडियो बनाने का ज्ञान आया, एक तरह से वीडियो बनाया जा सकता है। और कुछ बच्चों ने कहा कि सर, जब आप पढ़ाते ही हैं ऑफलाइन इतना अच्छा, तो आप ऑनलाइन काहे नहीं पढ़ाने का प्रयास करते हैं, हो सकता है आप कुछ सफल हो जाए। तब से मेरे मन में यह बात रहा, तो और घर कर गया। बनाने का मन तो 4-5 साल पहले ही था, लेकिन अब इतना अभ्यास हो गया है कि अब मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म खोल लिया है और आप लोग जो भी बोलेंगे उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे आप पढ़ना चाहेंगे वैसे पढ़ाया जाएगा। और मैं जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ उसमें ये जो हाईएस्ट जो हमारा बच्चा का रिजल्ट है वो 462 नंबर है। और अब फिर मैं चाहता हूँ कि बच्चा लोग टॉप 10 में आए। उसके अलावा भी 400 से प्लस 10-15 रिजल्ट है, उसके बाद 380-390 के करीब में है। तो ये सारा चीज आप शॉर्ट में, मेरे जो चैनल पर शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है उसको देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में 100 नंबर लाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मेरा जीवन इतना व्यस्त है कि मैं सब सब्जेक्ट को नहीं संभाल सकता हूँ, बना दूं तो फिर अपलोड करने में समय लगता है, बहुत ज्यादा समय खा जाता है। तो इसलिए मैं एक ही विषय को भी फोकस कर रहा हूँ, हिंदी पर। अब वैसे आप लोग को जो चाहिए हिंदी पढ़ने के दौरान, आपको जो चाहिए वो कमेंट में कर सकते हैं, मैं उस विषय पर वीडियो ला दूंगा टाइम टू टाइम और आप लोग उस पर्सन को कंप्लीट कर लेंगे। उसी प्रकार एक स्टूडेंट कल रात को मैसेज किया कि सर, जियोग्राफी के एग्रीकल्चर पर, शायद उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, इससे शायद नाम था। एक ही बार तो मैसेज देखो, उसके बाद मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं, बच्चा बोला है तो हम वीडियो बनाते हैं। तो इससे शायद नाम है वो। अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिर से अपना नाम अपना कमेंट में कीजिएगा और बताइएगा पढ़ने के बाद कि कैसा लगा यह वीडियो। तो कहा कि सर, एग्रीकल्चर पर वीडियो बनाओ, तो ठीक है, हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। और हमारा जो कोचिंग है वो पटना में मनिध्या क्लासेस के नाम से है, तो आप लोग गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। और यह जो वीडियो बनाया गया है एग्रीकल्चर पर, वो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। और इस चीज आपको सिलेबस पूरा हमारे दिमाग में है, क्लास जो जियोग्राफी का चैप्टर 2 कृषि है उसे समझते हैं वीडियो है, और उसका पूरा चैप्टर हमारे दिमाग में है। लेकिन कौन कौन सा टॉपिक 2026 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना शॉर्ट वीडियो में कैसे कंप्लीट करवा दिया जाए कि सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाए, सभी सब्जेक्टिव प्रश्न बन जाए। जैसे कि इस वर्ष जो अगला एग्जाम होने वाला 2026 में, उसमें एक भी प्रश्न दीर्घ उत्तरीय नहीं बनेंगे इस चैप्टर से, ध्यान रखिएगा इस बात को। लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जियोग्राफी का जो, अगर बुक की बात करते हैं, जियोग्राफी का जो आप देख रहे हैं बुक, यह जो बुक है उसमें आधा पहले चैप्टर हो जाता है। एक चैप्टर ही क ख ग घ अंग करके है, तो आधा तो पहले चैप्टर हो जाता है, बाकी सब में 4-5 जो चैप्टर है वो आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले हमको जानना है, कृषि चैप्टर है तो कृषि के बारे में जानना है। तो आप इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि वे सभी क्रियाएं जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। और आर्थिक क्रिया से बहुत सारे प्रकार की क्रिया है जिसको करने से आपको धन की प्राप्ति होती है। पढ़ाने से भी धन की प्राप्ति होती है, खेती करने से भी धन की प्राप्ति होती है ना। किसी का यहाँ मजदूरी करने से भी धन की प्राप्ति होता है, किसी को सेवा देने से, डॉक्टर है तो वहां पर सेवा दीजिएगा तो उससे धन की प्राप्ति होती है, वकालत कीजिएगा तो धन की प्राप्ति होती है, सत्ता रहती है, सब आर्थिक क्रिया है। तो बहुत सारे किसी विदेश में आर्थिक क्रिया होता है, उसको 3 भाग में बांटा गया है, प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया, तृतीयक आर्थिक क्रिया, जिसको आप इकोनॉमिक्स से पढ़े होंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है या प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंदर आता है, ठीक है। और कृषि के तहत केवल खेती करना नहीं होता है, इसमें मछली पालन भी आता है कृषि में, साथ ही साथ पशुपालन भी आता है,
तो कृषि का मतलब यही होता है। क्या होता है कृषि का मतलब? तो देखिए लिखे हैं कि कृषि एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है जिसमें फसल को उगाना और पशुओं का पालन शामिल है, जिसमें ये सारा चीज शामिल है। और आगे समझिए कि कृषि को, ध्यान रखिएगा, कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीढ़ कहा जाता है। और भी इसमें समझने वाली बात है कि हमारा जो भूमि है उस पर कौन सा कृषि होता है? तो शुष्क कृषि होता है। अब शुष्क कृषि क्या है? तो भारत में देखा यह जाता है कि यहाँ पर पानी उतना नहीं पड़ता, 3-4 महीना तो पानी पड़ता है, 8 महीना कम पानी में काम चलाना पड़ता है, या बरसात के मौसम 3-4 महीना का रहता है। और आज भी भारत में कृषि जो है, खेती जो है, अधिकांश रूप से, मुख्य रूप से वर्षा जल पर ही टिका हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि भारतीय कृषि प्रमुख रूप से किस पर निर्भर है? वर्षा जल पर। ध्यान रखिएगा, बारिश होगा तो खेती होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, तो बारिश कितना दिन के लिए होता है? तो 3-4 महीना के लिए होता है बारिश, और बाकी दिन वही पानी से काम चलाना पड़ता है। इसको कहते हैं शुष्क कृषि। तो भारत में किस कृषि की प्रधानता? तो शुष्क कृषि की प्रधानता है। यहाँ पर लिखा हुआ है शुष्क कृषि। भारत के, अगर भारत के जितना खेती होता है उसको 3 भाग में बांटे तो उसका 2 भाग, मतलब भारत की जितने भी जनसंख्या अगर उसको 3 भाग में बांटे तो उसका 2 भाग, 2/3 भाग जो लोग हैं वो कृषि पर ही निर्भर है, कृषि को ही आजीविका समझते हैं। आजीविका मतलब जिससे दाल रोटी चलता है, जीवन चलाने की, समझना कि जीवन चलाने का माध्यम कृषि ही है। तो क्या लिखा है? भारत के लगभग 2/3 लोगों की आजीविका कृषि। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेती का प्रचलन है। किस खेती का प्रचलन है? शुष्क खेती। आपको बता दिए, जहां पर पानी कम हो, वर्षा का पानी कम हो, या कम वर्षा के पानी द्वारा, या जहां सुखाड़ हो फिर भी वहां पर हम खेती कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं शुष्क कृषि। भारत में ही देखा जाता है शुष्क खेती। शुष्क कृषि खेती करने का एक तरीका है जिसे कम पानी या वर्षा वाले क्षेत्र में अपनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए क्या है, इसी को एक नोट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाता है कि वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं? तो शुष्क कृषि कहते हैं। अब हम लोग वर्षा पर निर्भर हैं, वर्षा बहुत कम होता है, तो उसी के हिसाब से कम वर्षा में कैसे खेती कर लिया जाए, इसके लिए हम प्रणाली या उसी प्रकार से तौर तरीका हमारे पूर्वजों ने अपना लिया जिससे हम खेती कर रहे हैं, तो उस प्रणाली को शुष्क कृषि कहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और क्या है, भारत में जो धन प्राप्त होता है, आय प्राप्त होता है भारत सरकार को, उसमें 24% आय जो है वो खेती से ही प्राप्त होता है, कृषि से ही प्राप्त होता है, कृषि से या कृषि संबंधित उत्पाद से, उसको बेच करके। ठीक है। अब भारत में कृषि द्वारा उगाए जाने वाले, भारत में खेती जो होता है गेहूं और धान, खूब सुनते होंगे गेहूं धान, और कुछ फसल का सुनिए नहीं, लेकिन गांव गांव में, गली मोहल्ला मोहल्ला में ये बात जरूर चलता है कि गेहूं और धान की खेती हुआ है। तो देखो, तो गेहूं और धान दो काफी महत्वपूर्ण अनाज है। क्या है? अनाज है। अनाज भी है, यह ऐसा अनाज है कि इसका पेट भरता है। शाम को रोटी बनेगा, सुबह को रोटी भी बन सकता है किसी किसी के घर में, है ना। कुछ लोग रोटी दोनों टाइम खाते हैं। चावल तो सबसे महत्वपूर्ण अनाज है, फिर उसके बाद उसके महत्व है चावल का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चावल नहीं खाइएगा तो मियाजे नहीं, पेट नहीं भरेगा, अजीब लगेगा। आप 4-5 दिन, 1 हफ्ता तक चावल नहीं खाइए, 1 महीने में खाने के लिए तो नहीं, आप छोड़ने के लिए तो छोड़ ही सकते हैं कि चावल नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे, लेकिन नहीं खा के देखिए कितना मुश्किल महसूस होता है। तो काफी महत्वपूर्ण अनाज है गेहूं और धान, दो काफी महत्वपूर्ण अनाज है। एग्जाम में सब्जेक्टिव में प्रश्न बना था। ठीक है। भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज कौन है? तो मोटे अनाज जवार, बाजरा और रागी है। अभी सबका नाम नहीं सुनते, दक्षिण भारत में उगाया जाता है। अब इसका फोटो हम दे देंगे हो सकता था। जवार, बाजरा, रागी जो है वो मोटा अनाज में आता है। मकई, है ना, ये सब जो है वो मोटा अनाज में आता है। मोटा अनाज क्या है? मोटा अनाज में पोषक तत्व ज्यादा होता है, पौष्टिक पदार्थ ज्यादा होता है, कम पानी में उपज जाता है। तो भारत जो है इसमें शुष्क खेती का प्रचलन है, कम पानी होता है, तो यहाँ पर मोटा अनाज भी होता है। पहले खूब मोटा अनाज व्यक्ति खाया करते थे गांव के लोग, लेकिन अब इसको भूल गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो अब मोटा अनाज नहीं खाते हैं। तो देखिएगा, मोटा अनाज खाए वाला आदमी को या गांव के आदमी को ये जो जौ लाइन होता है वो चौला होता है, क्योंकि वो मोटा अनाज खाता है। मकई, ज्वार, बाजरा, रागी सब खाता है। तो यह जौ लाइन चबाते चबाते, आप चना चबा के देखिए ना, खूब भूजा खा के देखिए, लगेगा कि दब गया, है ना, बैठे लग रहा है जैसे लगेगा। तो ये चौरा होता था। ठीक है। और आज के देखिए व्यक्ति जब सब छोड़ दिया, पिज्जा बर्गर खाने लगा, तो मुंह ऐसा रहेगा, और पतला मुंह रहेगा, नैरो मुंह रहेगा, एकदम कैटी लुक है। कुछ तो कैटी लुक नहीं, कमजोर हो रहे हैं, आपका जो लाइन कमजोर है, आपका शरीर कमजोर है, आपका पाचन तंत्र कमजोर हो रहा है। अगर यहाँ के बच्चा को, शहर के बच्चा को 2 लीटर दूध पिया देगा तो समझ जाइए, तो लूज मोशन हो जाएगा। गांव के बच्चा 2 लीटर दूध पी जाए, 5-5 लीटर दूध पी जाता है, ऐसे लोग, है ना। हम खुद 2 लीटर दूध पी जाते हैं, कुछ नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा इस वक्त। तो भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटा अनाज में जवार, बाजरा, रागी शामिल है। ठीक है। नोट में अगर देखें, वैसा अनाज जो पोषण से भरपूर, वैसा अनाज जो पोषण से भरपूर हो, जो कम देखरेख में या कम पानी वाले इलाका में या सूखे क्षेत्र में उगाए जाते हैं, उसे मोटा अनाज कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कृषि का महत्व क्या है? तो कृषि का महत्व तक आप जो ये जो सुबह शाम और दोपहर पेट एक छिपा लेकर के पेट भर लेते हैं, तो आप कहिएगा कि हम अपन बाप के खाते हैं। आपका क्या? तो आप बाप के नहीं खाते, आप फसल को खाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो फसल जो है
यह कृषि जो है, कृषि का महत्व तो यही है कि वह हमारी जो विशाल जनसंख्या है, आपके साथ साथ पूरा भारत की जो जनसंख्या है बहुत अधिक, उसके भोजन की आपूर्ति करता है, उसके भोजन के सप्लाई में काम करता है ना। खेत से अनाज निकाल करके आपके घर तक सप्लाई होता है, पहुंचता है। आपूर्ति का मतलब सप्लाई, ध्यान रखिएगा। रोजगार और आजीविका के साधन है। रोजगार, कई लोग खेती से अपने घर चलाते हैं, नौकरी नहीं है उनके पास, कोई रोजगार नहीं है कि खेती कर करके अपना पेट भरण पोषण करते हैं। समझिए, तो रोजगार और आजीविका का साधन, आजीविका मतलब दाल रोटी चलता है उनसे, है ना। कई लोग ऐसे हैं भारत में कि जो कोई भी चीज खरीदते ही नहीं है, सारा चीज खेत में उपजाया जाता है। मेरा ही कई स्टूडेंट है जो किसान घर से बिलोंग करता है, सारा चीज घर ही का उपज रहता है, दूध से लेकर के, दही से लेकर के, खाना से लेकर के, जो चावल गेहूं आलू प्याज सब है, सारा चीज। तो ध्यान रखिएगा, सरसों आदि सब चीज। तो देखो क्या, उद्योग के लिए कच्चा माल की आपूर्ति करिए। उद्योग के लिए देखिए कच्चा माल, जैसे आलू को उपजाए तो खाइएगा आलू, अब कपास उपजाए तो कपास से कपड़ा बनता है, कॉटन बनता है, कॉटन से कपड़ा बनाया जाता है। तो का जो उपजाया है वही रखी रहता है, तकिया बना बना के सूखता है ओकरा पर, तो उसको उद्योग में देता है, उद्योग वाला उसको बहुत सा बढ़िया कपड़ा बनाता है। आलू जिसके पास है वो चिप्स उद्योग में दे दिया, ईख जिसके पास है वो दे दिया उद्योग में, तो चीनी बन गया, ये सारा चीज। तो उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के लिए, है ना, इसका महत्व है कि खेती का, कृषि का है। क्या है, व्यापार और विदेशी मुद्रा कमाने के लिए, जो हमारे पास ढेर सारा अनाज रहेगा तो हम बेचते भी हैं और बेच करके पैसा भी कमाते हैं, अन्य देशों को गेहूं देते हैं, चावल देते हैं। और सही बात बताएं, हरित क्रांति हुआ था। हरित क्रांति क्या है, तो हरित के क्षेत्र में, फसल के क्षेत्र में एक व्यापक बदलाव आया, है ना। खूब ज्यादा खाद का प्रयोग कर करके, हाइब्रिड बीज का प्रयोग करके इतना फसल लगा दी कि हमारे पास ढेर फसल हो गया। पहले खाने के लिए नहीं था फसल। अमेरिका में जाते थे भीख मांगे कि हमको दे दीजिए गेहूं नहीं। तो लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि हम एक टाइम का अनाज नहीं खाएंगे, देश के लोग एक टाइम का अनाज मत खाओ। तो सब लोग एक टाइम का अनाज नहीं खाते थे, वो अपने खुदे नहीं खाते थे। और इतना ज्यादा वो कह दी, जय जवान जय किसान के नारा वही दिए, और इतना ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित कर दिए कि लोग अपने गमला से फूल निकाल करके गेहूं बोता था। सोच रही, इतना लोगों को प्रोत्साहित कर दे कि गमला में भी फूल के जगह पर गेहूं बोइए आप लोग, है ना। कैसे, अब देखिए, अभी के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी आलोचना कीजिए चाहे नहीं कीजिए, आप उनके आलोचक हैं या आप उनके समझिए कि प्रशंसक हैं, तब पर भी उन्होंने जब कहा था कि घर घर छिपा थाली बजना चाहिए, घंटी बजना चाहिए, तो सभी लोग बजाते, चाहे वो बाद में गाली दिए, बजा के गाली दे रहे थे कि का कर ली मोदिया, कि का बजा वाला दे रहे, लेकिन गाली दे रहे थे, लेकिन बजा तो सही। लाल बहादुर शास्त्री के समय में विपक्ष क्या विपक्ष सब मिलकर के उनके बात का सहयोग किया था, और हरित क्रांति में सहयोग दिया था। सब आदमी गमला में भी लगा था, गेहूं लगा था। तो वही झलक जो कोरोना के समय में था, तो उसी समय लाल बहादुर शास्त्री का झलक याद आ जाता है कि कैसे वो लोगों को प्रोत्साहित किया। तो क्या है, व्यापार और विदेशी मुद्रा कमाए, जिसको बेच करके हम पैसा भी कमाते हैं, है ना। और साथ ही साथ विदेश से मुद्रा भी कमाते हैं, व्यापार भी करते हैं। तो देखे होंगे, आप गाना सुने होंगे कि गन्ना बेच के जूता लेम हम वैसाख में, चाहे देबू 1 लाख में। जूता के लिए नहीं था। तो आगे समझना, ये टॉपिक हमारा हो गया। अब उसके बाद हम इस टॉपिक पर आते हैं। देखिए क्या है, भारत में प्रमुख कृषि योग्य भूमि क्या है। भारत में प्रमुख कृषि योग्य भूमि, जितना भी भूमि है उस पर खेती होता है, लेकिन जिस भूमि पर खेती होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भाग में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, पहले कि भारत में कृषि योग्य भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया। पहला जो है वह शुद्ध बोया गया भूमि। अब शुद्ध बोया गया भूमि क्या होता है, तो औसत भूमि जिसमें कम से कम वर्ष में एक बार जरूर खेती करें या खेती किया जाता हो। तो कोई लोग कोई फसल नहीं लगाते, लेकिन साल में एक बार गेहूं लगाएंगे, कोई कुछ नहीं लगाए लेकिन एक बार धान लगाएंगे, तो उसको कहते हैं शुद्ध बोया गया भूमि। लेकिन शर्त क्या है, जिस पर एक वर्ष में कम से कम एक बार फसल लगाऊं। अब ये सब का डिफिनेशन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप की पॉइंट लिख लीजिए। की पॉइंट क्या है, जो मेन पॉइंट है जिससे नंबर मिलता है उसको लिख लीजिए। शुद्ध बोया गया भूमि, ब्रैकेट में क्या लिखे, जिस पर एक वर्ष में कम से कम एक बार फसल, जिस पर एक वर्ष में कम से कम एक बार फसल लगाए जाते हैं। इतना की पॉइंट लिख लीजिएगा तो आपको ध्यान में रहेगा। पूछेगा तो बता दीजिएगा। ऐसा पूछा नहीं है कि शुद्ध बोया गया भूमि क्या है, लेकिन अगर पूछेगा भी तो बता दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में बता दीजिएगा। अच्छा, चालू प्रतिभूमि क्या होता है। चालू प्रतिभूमि क्या होता है, तो देखिए क्या, प्रतिभूमि समझते हैं। जब हम बचपन में छोटा चुके थे तो बात आदमी लैट्रिन करने जाता है, तो 2 नंबर करने जाता है ना लोटा लेकर के। तो छोटा बच्चा थे तो रात के समय उठते थे तो दूरा पर जाते थे, तो दादा सुते रहते थे। दादा से बोलते थे कि दादा ऐसा बात है। तो दादा बोलते थे कि पनिया ले लो, चल जा परतिया में। तो परती मतलब खेत, मतलब खेती, वहां पर खेत तो नहीं किया जाता, खेती नहीं किया जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। औसन जमीन जिसको खेती करके छोड़ दिया गया कम से कम 1 साल के लिए, प्रति भूमि या प्रति को हम चौमासा भी कहते हैं, तो छोड़ दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए, कम से कम 1 वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है, खेती करके छोड़ दिया, कोई अनाज हम उसमें उगा दिए, अब काटे ही नहीं छोड़ दिए,
धीरे धीरे उस पर उस वहां पर सड़ा गला, बरसात हुआ, उसी में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। इससे क्या होगा कि 1 वर्ष तक छोड़ते हैं तो धीरे धीरे वो खाद बन जाता है, उसमें उर्वरकता क्षमता फिर से लौट आता है, फिर से हम खेती कर सकते हैं। तो उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको शक्ति उर्वरक क्षमता फिर से लौट जाए, इसके लिए छोड़ा जाता है। उसको कहते हैं परतीय चौमासा। इसलिए हम यहाँ पर नोट में लिख दिए हैं, पूछा था परतीय चौमासा क्या है। तो वह भूमि जिस पर खेती करके कम से कम 1 वर्षों के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि उस पर उसकी उपजाऊ शक्ति लौट या बढ़ सके, बढ़ाने के लिए भी शक्ति को, ताकि बढ़िया पैदावार हो। बढ़िया पैदावार नहीं दे रहा होगा तो छोड़ दिया जाता है, ताकि फिर से खेती हो, उसे परतीय चौमासा कहते हैं। ठीक है, चालू पड़ती भूमि वही कहलाता है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि क्या है? तो खेती करने के लायक भूमि है ना। कई भूमि होते हैं जिस पर हम खेती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के वो सारे पोषक तत्व उसमें मौजूद है जिससे हम फसल उगा सकते हैं, है ना। चाहेंगे जो फसल अभी यहाँ पर जमीन पर हो सकता है, जहां आगे कुछ जो खेत में किया जाता है, उस सब फसल को हम उगा सकते हैं जिस भूमि पर, लेकिन अभी कर नहीं रहे। भविष्य में कोई जरूरत पड़ेगा तो हम कर लेंगे। तो उस भूमि या कृषि योग्य भूमि कहा जाता है, खेती वाला भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो जो फसल लगाने के लिए उपयुक्त हो, जिसमें पर्याप्त पोषक तत्व आदि हो। अच्छा, अन्य या पुरातन प्रतिभूमि। अन्य या पुरातन प्रतिभूमि क्या होता है? तो देखो, यह प्रतिभूमि को कम से कम 1 साल के लिए छोड़ा जाता है। अन्य पुरातन भूमि किसे कहते हैं? पुरातन मतलब पुराना, खेती करके 1 साल से अधिक के लिए छोड़ दिया जाता है, और 5 साल से कम, यानी बहुत लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है खेती करके। उस पर खेती फसल लगा दिया, लास्ट में जाने की छोड़ने के लिए है, इसको उर्वरक क्षमता फिर से बढ़ाना है। इसको खेती कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अनाज लगातार घटते चला जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसकी उर्वरकता बढ़ जाए। केमिकल का तो खूब प्रयोग करके उसका दोहन कर लिए, शोषण कर लिए। अब इसका उर्वरक क्षमता इतना नहीं रहा कि कितना केमिकल डाल रहे हैं, कितना उर्वरक खाद डाल रहे हैं, तो फसल बढ़िया नहीं हो रहा है। तो उस पर एक बार लास्ट में चना उना की खेती कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है इसको खेती के साथ, फिर उखाड़ा नहीं जाता है, उसी में सड़ता गलता रहता है। लंबे समय बाद बहुत सारा उसमें खाद भी फेंका, ये गाय का गोबर आदि है, उसको भी टाइम टाइम पर फेंकल जाता है। 4-5 साल जब छोड़ दिया जाता है तो मिट्टी बहुत बढ़िया हो जाती है ना, उर्वरक हो जाती है। तो अन्य या पुरातन या प्रतिभूमि क्या है, जिसे लंबे समय के लिए छोड़ दिया गया, 1 साल से अधिक और 5 साल से कम, है ना, इतना समय के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यही है अन्य प्रतिभूमि। या दोनों का डिफिनेशन एक ही होगा, चालू प्रतिभूमि या अन्य पुरातन भूमि। ध्यान रखिए, एग्जाम में अगर पूछेगा तो दोनों का डिफिनेशन एक ही में लिख सकते हैं। नोट क्या है? नोट में हम लिखाए हुए हैं कि कुछ ऐसे फसल हैं जिनको कारखाने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे चाय का खेती जब होता है तो सीधे घर में नहीं आता है, इसको तैयार किया। कॉफी का खेती, कॉफी को हिंदी में कहते हैं कहवा, ठीक है, तो इसको कारखाने के लिए तैयार किया जाता है। आई बहुत वैज्ञानिक तरीका से खेती करना पड़ता है, साइंटिफिक तरीका से तैयार करना पड़ता है। तो क्या नोट में लिखे? कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक और व्यापारिक ढंग से की जाने वाली खेती चाय या कॉफी की है। किसकी है? तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि किस फसल की खेती व्यापारिक ढंग से और वैज्ञानिक तरीका से किया जाता है। तो चाय का, कॉफी का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं तो दोनों का, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अब आते हैं अगला जो टॉपिक है वो है हमारा भारत में उपजाई जाने वाली प्रमुख, यहाँ पर लिखना चाहिए, अच्छा हाँ, प्रमुख खाद्य फसल, व्यवसायिक फसल। अब देखो, भारत में बहुत सारा फसल उगाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे फसल है जिसको खाने के उद्देश्य से उगाया जाता है। अब बहुत ज्यादा खाने में इसका उपयोग होता है, बहुत ज्यादा भरण पोषण में, मतलब कि जो आदमी उपजाया ना वही अधिकांश खा जाता है, 80% वही खा जाता है। यानी उपजाता है तो उसके मन में बेचने का लोभ नहीं रहता है, बेचने के उद्देश्य से नहीं, वो खा ही जाता है। सुनना कि इंपॉर्टेंट, जैसे गेहूं का कोई उपज उपजाता है या चावल उपजाता है तो अपने खा लेता है, उसको तभी बेचेगा जब उसको लग जाएगी साल भर में अगर चल जाएगा, अगर मतलब कि मान लीजिए अभी बोया अनाज उपज गया तो उसको गेहूं और चावल में देखा जाता है कि तभी बेचेगा जब उसको लगे कि हमारे यहाँ साल भर का अगला सीजन के लिए पर्याप्त हमारे पास गेहूं है और चावल मौजूद है, तभी बेचेगा। उससे ज्यादा भी थोड़ा सा होगा तो अपने सगे संबंधियों के पास भेज देगा, है ना, ऐसा। लेकिन तो ये सब जो फसल है वो खाद्य फसल है। तो भारत में उपजाई जाने वाली प्रमुख खाद्य फसल जो है वो गेहूं है, चावल है, मोटा अनाज है ना, मकई है। ये सब देखें कौन आदमी उतना ज्यादा बेचता नहीं देखा होंगे, है ना। आगे देखें, व्यवसायिक फसलें क्या है? बहुत कम बेचाता है। व्यवसायिक फसलें क्या है? व्यवसायिक फसलें मतलब व्यवसायिक फसल को नगदी फसल भी कहते हैं। कुछ फसल इसलिए ही लगाए जाते हैं कि हम इसको बेच सके। जैसे प्याज की खेती होता है तो देखते हैं सब बेचता है, रख रख के, है ना, रख के कई दिनों तक सरा करके जब महंगा हो जाता है तब बेचता है। आलू की खेती, है ना, कोल्ड स्टोर में रखवा दिए, फिर वहां से बेचा जाता है, समय पड़ता तब निकाल के आते हैं, तो सारा चीज है। अच्छा, चाय का भी खेती, कॉफी का खेती, इसको नकदी खेती में कहते हैं। नकदी फसल क्यों? क्योंकि यह तुरंत लाभ प्राप्त करता है। इसको एक बार उपजाइए, जाके बेचिए, नकद मिल जाएगा। यह व्यवसायिक फसल, व्यापार करते हैं इसका। चाय, कॉफी, जूट, गन्ना, केला, ये सब। कृषि के प्रकार और पढ़ते हैं। कृषि के कितने प्रकार हैं? भारत में जो कृषि है उसके कई प्रकार हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर 5 प्रकार देखने को मिलेगा। जैसे निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि उस प्रकार से आप खेती कीजिए कि हम अपना जीवन चला पाए, खाली हमको जीवन चलाना है,
जैसे गेहूं इतने उपजाए जिसे हम खाएं, साल भर में खत्म हो जाए, फिर अगला हम गेहूं उपजाए फिर खाएंगे। चावल उतने उपजाए, धान, है ना, सरसों उतने उपजाए कि हमारा खाली काम चल पाए, हम बेचने के उद्देश्य से नहीं खेती करें, तो सब आएंगे निर्वाह खेती। भरण पोषण के लिए किया गया कृषि निर्वाह कृषि कहलाता है। इसके लिए अलग से डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में आपको पढ़ा है। की पॉइंट यहाँ पर लिखा है, एग्जाम में अगर निर्वाह कृषि पूछ भी देता आपको क्या लिखना है, वैसी खेती करने का वैसी कृषि जिसमें जिसका उद्देश्य भरण पोषण के लिए किया गया, उसे कहेंगे निर्वाह कृषि। तो ये की पॉइंट लिखवा दिए, आप आसानी से लिख पाएंगे। स्थानांतरित कृषि कैसे कहते हैं, तो देखिए क्या होता है, स्थान बदल बदल के खेती करना, स्थानांतरित, है ना, स्थान बदल बदल, स्थान का अंतर कर करके यहाँ पर खेती कर रहे हैं, करते करते लगा कि जमीन का पोषक तत्व कमजोर हो गया, तो इसको छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में चले गए, और वहां के जंगल उंगल काट दिए, जंगल काटे खेती किया जाता है। ऐसा पुराना समय के बात, आज के समय की बात नहीं, पुराना समय जब जमीन एकदम अथाह होता था आदमी के पास, वो उसके बात है। अपन इस जमीन को छोड़ दिया, उस जमीन पर उगा लिया, केकरो जमीन है नहीं, है ना। अभी भी कुछ कुछ उत्तर पूर्व भारत में ऐसा होता है, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है। झूम खेती, इसी को ये स्थानांतरित कृषि को ही झूम खेती कहते हैं, कर्तन खेती कहते हैं, दहन खेती करते हैं, क्योंकि जंगल को आग लगा दिया जाता है ना, साफ करने के लिए, या इसको कहिए कि कीर्तन काट कूट दिया जाता है, स्थान बदल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पोषक तत्व खत्म होगा, तो दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पर पोषक तत्व बने रहेगा, बने खेती करेंगे। इसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थान बदल बदल के ऐसी खेती जिसमें स्थान बदल बदल की खेती किया जाए, उसको कहेंगे स्थानांतरित कृषि। आगे है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि मतलब क्या है, खेती इसलिए करना ताकि उसका हम बेच करके पैसा कमा सके, यानी व्यापार कर सके। व्यापारिक कृषि, व्यापारिक कृषि को भी क्या बताते हैं, व्यवसायिक कृषि भी आप कर सकते हैं या निर्वाह कृषि भी कर सकते हैं, एक ही चीज है। बेच करके लाभ कमाने के लिए किया गया खेती व्यापारिक कृषि कहलाता है। आगे चल करके इसका अंतर भी लिखना होता है, तभी आगे पढ़ाने वाले। रोपण कृषि क्या है, तो देखिए रोपण कृषि, रोपना, डोभना, धान देखिए डोभा जाता है, कितना महीने का काम है, तो उसमें ओकरे से नाम पड़ा है रोपण कृषि। जैसे चाय कॉफी के बहुत व्यापक स्तर पर खेती होता है, बहुत ज्यादा पूंजी लगाया जाता है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीका से, बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ता है, और बहुत ही आधुनिक तरीका से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के क्या जाता है, नहीं तो पूरा आपको लाखों रुपए लगा बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो रोपण कृषि कैसे कहते हैं, तो जिसमें अधिक पूंजी, अधिक श्रम, यहाँ पर अधिक श्रम लिख लीजिएगा, आधुनिक तकनीक लगे, है ना, यानी वैसा खेती जिसमें अधिक पूंजी, अधिक श्रम, आधुनिक तकनीक लगे, उसे कहते हैं रोपण कृषि, है ना। इसको एक बार आप रोप दीजिए, जैसे चाय कॉफी केला, ये सब जो रोपण कृषि में आता है, या काफी पैसा भी लगता है, काफी मेहनत भी लगता है। हाजीपुर में चले जाइएगा तो केला मिलता है ना, पूरा तुम लगेगा कि पुल पर से पार करिएगा तो लगेगा कि पूरा, इस पुल की बात नहीं करे गांधी मैदान, ये वाला पुल नहीं, हाजीपुर की तरफ एक पुल है, वहां से अगर पास किया तो देखिएगा पूरा खेत में केले लगल है ना। तो क्या है, तो इस पर अगर आप लापरवाही बरते तो सारा फसलें बर्बाद हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो बहुत पूंजी लगाना पड़ता है इसमें, बहुत ही संगठित तौर पर काम करना पड़ता है। गहन कृषि क्या है, तो देखो गहन से समझ रहे हैं, संघरण, गहन, डेंस, है ना। अब क्या किया, देखिए 2 हेक्टेयर का जमीन है, जनसंख्या बहुत है, जहां जनसंख्या बहुत अधिक होता है ना, वहीं पर गहन कृषि किया जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बनता है कि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो गहन कृषि, है ना, ताकि उस जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सके। अब 2 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, जमीन है, हमको बहुत सारा यहाँ पर जनसंख्या है, सबके लिए भोजन उत्पादन करना है, तो साल में एक बार मौका मिलता है कि फसल उपजाने का। एक साल में एक ही फसल को उपजा सकते हैं, मतलब एक ही तरह के फसल उपजा सकते हैं। जैसे गेहूं का सीजन साल में एक ही बार आता है, चावल का सीजन साल में एक ही बार आता है, साग सब्जी का सीजन साल में एक ही बार आता है, मतलब कि साल में बदल बदल कहते रहता है, लेकिन मुख्य रूप से जो एक सीजन होता है जायद फसल का, जिसमें फल लगा सकते हैं, तरबूज खरबूज आदि लगा सकते हैं, जायद फसल में आता है वो सब, तो सबका सीजन साल भर में एक ही बार चांस आता है। तो कई लोग क्या किया जाता है कि साल में एक ही को फसल लगाएंगे, खुश रहें। लेकिन गहन कृषि में ध्यान रखा जाता है कि जनसंख्या अधिक है तो सब प्रकार को उसको फसल चाहिए, तो जो मौसम आएगा वो हिसाब से फसल लगा देंगे। गेहूं का मौसम में गेहूं लगा दिए, चावल के मौसम में चावल लगा दिए, सब्जी के मौसम सब्जी लगा दिए, दाल के मौसम दलहनी फसल के मौसम दलहनी फसल लगा दिए, जायद फसल के मौसम जायद फसल लगा दिए, जिसको कहेंगे गहन कृषि। क्या कहते हैं, गहन कृषि। गहन कृषि कहाँ किया जाता है, जहाँ अधिक जनसंख्या होता है, ठीक है। अब आप यहाँ प्रमुख फसल अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जब यहाँ से हम हट जाए तो यहाँ से लिख लीजिएगा, है ना। लास्ट का इंतजार नहीं कीजिएगा कि लास्ट में जब हटेंगे तो लिखेंगे, हो सकता है हम हट जाए फिर वीडियो आ जाता है और ये चलने लगता है तो उसमें नहीं दिखाई देगा। चलिए देखिए, प्रमुख फसल, तो भारत में बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं, लेकिन मौसम के आधार पर जितने भी फसल उगाए जाते हैं उसको 3 भाग में बांटा गया है। मौसम के आधार पर जितने भी फसल उगाए जाते हैं उसको 3 भाग में बांटा गया है मौसम के आधार पर। एक है भारत में जो मौसम है वह है वर्षा ऋतु, वर्षा के समय, बरसात के समय, एक है ठंडी के समय, एक है गर्मी के समय, ठीक है। तो देखो, तो खरीफ, तो
अब देखो क्या है, जो वर्षा में लगाए जाते हैं फसल उसको कहते हैं खरीफ फसल। वर्षा में जो फसल लगाया जाता है उसको बोलते हैं खरीफ फसल। इसके लिए बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न कौन से बनते हैं आप इतने से सारा बना लीजिएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। खरीफ फसल जिसको वर्षा ऋतु में लगाए जाते हैं, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा। खरीफ फसल के बारे में अगर बात बोले तो वर्षा ऋतु, अभी बरसात होने के स्टार्ट हुआ है, सावन आएगा बरसात होगा, तो अभी धान उनके लिए काम होने लगा है। धान का जो नर्सरी होता है वो तैयार होने लगा है, ठीक है। और बारिश होगा खूब बढ़िया तो धान का खेती होगा, धान डुबा जाएगा खेतों में, सर डुबा भी रहा होगा कहीं कहीं खेत में। तो अभी के सीजन की अगर बात करें तो वर्षा ऋतु के शुरू में, वर्षा ऋतु के हमारे देश में मानसून के आरंभ में, मानसून मतलब अब क्या, मानसून जब आया तो जब बरसात होकर के आता है, बरसात होता है अभी, ठीक है। तो मानसून के आरंभ में बोया जाने वाला और शरद ऋतु में काट लिया जाने वाला। शरद मतलब सर्दी जैसा हो जाता है, ठंडा में ना सर्दी होता है, तो शरद ऋतु में या शीत ऋतु भी आप कह सकते हैं। शीत आ गया है, रात भर रहा है तो उषा आ गया है, सर्दी पकड़ लिया तो सब कब होता है, ठंडा में। तो मानसून के आरंभ में बरसात के शुरुआती दिनों में और शरद ऋतु के में काट लिए जाने वाले फसल को खरीफ फसल कहते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल चावल, ज्वार, बाजरा। एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि चावल कौन सा फसल है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पक्का आना ही है ऐसा प्रश्न। रबी फसल, रबी फसल मतलब, रबी फसल मतलब जो ठंडा में हो, है ना। शीत ऋतु में होता है, शीत मतलब क्या, शीत जब होता है शरद ऋतु आप कह सकते हैं। तो देखिए क्या है, वर्षा के तुरंत बाद, वर्षा के बाद ठंडा गिरने लगता है। ध्यान रखिएगा, वर्षा का मौसम आया अभी पूर्ण रूप से आया नहीं है, वर्षा के तुरंत बाद शरद गिरने लगेगा। वर्षा के तुरंत बाद जाड़े में बोए जाने वाले और बसंत ऋतु में, तो गेहूं देखते हैं जाड़े में गांव से अगर आप होंगे तो देखोगे गेहूं में आप लोग भी पिताजी का सहयोग कर जाते हैं, गेहूं बोए जाते तो ठंडा लगता होगा, है ना, पटाने जाते तो ठंडा लगता होगा। तो बोए जाने वाले और बसंत ऋतु में, फिर बसंत ऋतु में काट लिए जाने वाले, थोड़ा सा मौसम जब साफ होता है, जब फूल फुलाने लगता है, आम मुजराने लगता है ना, तो ये सब बसंत ऋतु। अभी तो आम गिरे लगा है, मतलब आने लगा है बाजार में, लेकिन आम जब मुजराने लगता है, बसंत ऋतु जब आता है तो उस समय गेहूं लहलहा जाती है, उस समय काट लिया जाता है, ठीक है। और इसी वाले फसल को रबी फसल कहते हैं। तो आप खरीफ फसल भी जानेंगे, रबी फसल भी जानेंगे। जायद फसल किसे कहते हैं, जो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच के समय में अंतराल में बोया जाता है, तो उसको कहते हैं, एक मिनट जाओ। क्या है कि हम जिस रूम में आपको हम वीडियो बना रहे हैं, उसी रूम में बगल में, है ना, पशु के लिए खाने के लिए चारा रखा हुआ है, भूसा आदि रखा हुआ है, सब उड़ के यहाँ पर आ रहा है। देखिए क्या है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, मैनेज कीजिएगा आप लोग, है ना। तो रबी फसल, खरीफ फसल किसे कहेंगे, जो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में बोया जाता है, उसके समांतराल में बोया जाता है। अब देखिए क्या है, अगला पॉइंट है नकदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताएं। तो आपको हम बता दिए, यहीं पर नकदी फसल बता दी, रोपण फसल बता दिए। देख लीजिए, अब हम पढ़ के सुना देते हैं। इसे बेचकर लाभ कमाने के लिए लगाया जाता है नकदी फसल को। इसे एक बार लगाकर एक ही बार लाभ कमा सकते हैं, जैसे गन्ना, आम, लीची, आलू, प्याज, सभी बार लगाइए, एक ही बार आप बेच सकते हैं। कि फिर सब प्याज आप उखाड़ देंगे तो फिर खेतों में प्याज हो जाएगा, चाहे काट लेंगे तो नहीं होगा। रोपण फसल किसे कहते हैं, जिसे अधिक पूंजी, अधिक श्रम, आधुनिक तरीके से बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है, उसको रोपण फसल कहते हैं। सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है कि रोपण फसल किसे कहते हैं, तो आपको ये लिख देंगे, सारा पॉइंट मिला के लिख देंगे तो सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। अंतर पूछेगा पैसे लिख देंगे तो अंतर भी हो जाएगा। कई बार नकदी फसल केवल पूछ देगा तो ये पॉइंट मिला करके लिख दीजिए तो नकदी फसल हो जाएगा, एग्जाम्पल साथ ही लिख दीजिए सब मिला करके, तो हो गया आपका। अंतर पूछेगा पैसे पॉइंट लेकर अलग करके लिख दीजिएगा। इसे एक बार लगाकर कई बार लाभ कमाया जाता है, जैसे चाय, कॉफी, चाय, है ना, दूर के पत्ता को बेचल जाता है, बार बार फिर पता हो जाता है। कॉफी, है ना, कॉफी को हम लोग कहवा भी कहते हैं। केला, रबर, नारियल, है ना, आदि। दक्षिण भारत में नारियल खूब होता है, तो नारियल की खेती होता है बहुत। दक्षिण भारत में देखिएगा पूरा दम एकदम नारियल लगा रहेगा, एक का दुकान नहीं, है ना। अब देखिए क्या है, दो लास्ट पॉइंट उस पर ध्यान रखिएगा कि भारत के 3 प्रमुख नकदी फसल हैं। जो प्रमुख नकदी फसल तो ये सब है, गन्ना, आम, लीची, आलू, प्याज, ये सब। लेकिन प्रमुख जो है वो है चाय, कॉफी और जूट। खूब पैसा इसमें आता है ना। हमारे देश में सबसे प्रमुख फसल जो है, हमारे देश में सबसे प्रमुख, एक मिनट, हमारे देश में सबसे प्रमुख रोपण फसल, यहाँ पर लिखना होगा हमको रोपण फसल। रोपण फसल देखिए, रोपण फसल किसे कहते बता दिए, चाय, कॉफी, रबर, केला, ये सब क्या है, रोपण फसल है, व्यापक पैमाने पर लगाए जाते हैं बहुत पैसा खर्च करके। और एक प्रश्न पूछा था कि निर्वाह कृषि और व्यवसायिक कृषि में अंतर बताए। निर्वाह कृषि और व्यवसायिक कृषि में अंतर बताए, तो व्यवसायिक को व्यापारिक कृषि भी कहते हैं, तो अंतर आप लिख लीजिएगा, दोनों का डिफिनेशन लिखिएगा, एक बाद एग्जाम्पल लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो ये सारा चीज हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। और आप सोचेंगे कि सर उतना सारा चैप्टर हमें है, तो ध्यान रखिए 2026 के जो एग्जाम देना है उसमें क्या क्या आएगा उसी के हिसाब से बहुत ही शॉर्ट में हम आपको बता दिए। नहीं तो पढ़ाने के लिए देखिए, कागर में सागर को समाइए, पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन
एग्जाम ओरिएंटेड जब पढ़िएगा तो कुछ चुनिंदे टॉपिक से ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उसी को ध्यान में रखते हुए और जो स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर एक वीडियो बनाइए कृषि पर, उन्हीं को रिस्पेक्ट में हम ये वीडियो बनाए हैं। तो बहुत ही शॉर्ट है ना, 4-5 वर्षों से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, कोचिंग भी बताया मैंने ध्यान क्लासेस पटना में। तो आप निश्चिंत रहिए, इसको आप पढ़ने के बाद कृषि में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कल सेशन ला देंगे, 40-50 सब्जेक्टिव करवा देंगे, हमारा आपका सारा चीज कृषि चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा, 5 नंबर आपका हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।